हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 70 को लेके आ गए हैं और ये एपिसोड इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें कई नई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। अगर आप फ्यूचर की स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। चलो उससे पहले हम जरा रिकैप कर लेते हैं ऑफकोर्स पिछले एपिसोड का। जियान के एनालिशन लोटस से टकरा के जब ट्विन घोस्ट एम्पर की बॉडी तबाह हो जाती है और उसकी सोल बचती है तो उस सोल को यूक्वान निकल जाता है। ये चीज इंसानों के लिए काफी बुरी होती है क्योंकि यूक्वान जो कि ब्लैक ड्रेस में होता है वो ट्विन घोस्ट एम्पर की सोल के साथ क्या करने वाला है किसी को पता नहीं था। अगर किसी भी तरीके से ट्विन घोस्ट एम्पर दोबारा से जिंदा हो जाता है तो जॉन सेंटन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। लेकिन तभी यूक्वान और होंगी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके इस इनकॉर्स फॉरेस्ट को कोलैप्स कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठा के वो भाग लिए थे। और चैंग यून का पीछा करना चाहते थे लेकिन उन्हें पता होता कि पार्टिसिपेंट्स को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। इस वजह से जल्दी से स्पेशल पोर्टल्स को बना के सारे पार्टिसिपेंट्स को बाहर ले जाया गया था। ये स्पेशल पोर्टल सभी को उस माउंटेन की फुट के पास ले जाता है जिसके टॉप पे 9 सुपर सेक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान चेंग यू बताते हैं कि जियान म्यूइंग और म्यूफंग को ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के इंपीरियल पॉइंट में एंटर करने का मौका मिलेगा और जियान इस कॉम्पिटिशन का चैंपियन बन गया था। फिर ये सभी एक बहुत ही बड़े पहाड़ की जड़ों के पास पहुंचते हैं जहाँ से ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां जाती थी। इस पहाड़ की चोटी पे कई टेरिफाइंग ऑरा को सेंस किया जा सकता है। साफ तौर पर ये वही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करने के लिए आए हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते जब म्यूफंग जियान से पूछता है कि तुम कौन से सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो जियान बताता है कि अगर चीजें सही रही तो मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करना चाहूंगा। वैसे यहाँ पे बर्निंग इंसेंस पवेलियन को फेंगशियन पवेलियन बोला गया है। सो अगर फ्यूचर में शब्द का इस्तेमाल होता है समझ जानना कि किसके बारे में बात हो रही है। चलो यहीं से हम अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जब जियान का ग्रुप माउंटेन के टॉप पे पहुंचता है उसे पहले से ही टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे खड़े दिखाई देते हैं जिसमें लुओगांग, चूहो और बाकी के लोग शामिल थे। जियान को इंक्लूड करके टोटल 15 इंडिविजुअल्स होते हैं। फिर उसका ध्यान जाता है सामने की तरफ जहाँ पे कुछ और लोग खड़े होते हैं। ये सभी सीनियर जनरेशन के मेंबर्स थे। इनकी अनफेथेबल स्ट्रेंथ को सेंस करके जियान मनी मन में कहता है तो ये 9 सुपर सेक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस समय रिप्रेजेंटेटिव्स आसमान में फ्लोट कर रहे थे। इनकी पोजीशन जियान की ग्रुप से थोड़ी हाई होती है। नीचे खड़े 15 नौजवानों को देख के एक एलिगेंट सी वुमन अपनी मधुर आवाज में कहती है, लगता है इस बार टॉप 10 में कई प्रॉमिसिंग टैलेंट्स आए हैं। ये ग्रेसफुल वुमन हार्टलेस पहले से आती थी। इसका काम न्यू कमर्स का स्वागत करने का होता है। एक आदमी जिसकी मिडिल एज से ऊपर चली गई थी और जिसने काफी लग्जरियस कपड़े पहन रखे होते हैं वो कहता है, तुम्हारे हार्टलेस पैलेस को हमेशा टैलेंटेड डिसाइपल्स मिले हैं। मुझे लगता है इस बार भी चीजें वैसी होने वाली हैं। ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि पिल वैली का रिप्रेजेंटेटिव था। पिल वैली हजारों सालों से अपनी सैन को इकट्ठा करती आ रही है। उसकी जो अनगिनत एल्केमिस्ट चारों तरफ फैले हुए हैं वो उसके बेस का काम करते हैं। इस वजह से बहुत लंबे समय से पिल वैली के स्टेटस को कोई हिला नहीं पाता। वो औरत जो कि हार्टलेस पहले से आई थी वो हल्की स्माइल के साथ बोलती, हाँ आपकी पिल वैली भी काफी इम्प्रेसिव है। हर बार जब भी डिसाइपल्स पिल वैली को ज्वाइन करते हैं तो उसका मेन रीजन पिल वैली के अबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं। मुझे लगता है इस बार भी कई नौजवान पिल वैली को ज्वाइन करने के लिए आते होंगे। लगता है इस औरत के शब्दों को सुन के वो एल्डर काफी खुश हो गया था। वो तेजी से हंसने लगता है। वैसे इस औरत का कहना सही भी था। एल्केमिस्ट अपने वेल्थ और रिसोर्सेज के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से प्रोफेशन कईयों का सपना होता है। एल्केमिस्ट का जैसा पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है और उनके चारों तरफ जितने पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं। शुरुआत से दो दी कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट की पोजीशन काफी हाई रही है और जो एल्केमिस्ट जितनी रेयर मेडिसिन पिल को रिफाइन कर सकता है उसका स्टेटस उतना ही हाई होता है। एक पैनी आंखों वाला बंदा कहता है, हमारे बीच का कंपटीशन तो चलता ही रहेगा। फिर उसकी आंखें शिफ्ट हुई थी जियान की पोजीशन की तरफ। भले जियान औरों से थोड़ा पीछे खड़ा हो तभी वो बंदा जियान की प्रेजेंस को तुरंत सेंस कर लेता है। वो व्यक्ति जो कि पर्गेटरी हॉल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जियान को देख के उसकी आंखें फ्लिकर होने लगी थी। वो कहता है तो इस बार के पॉइंट स्प्लेंडरिंग कंपटीशन का ये चैंपियन है। भले इसकी भारी स्ट्रेंथ बस 4 स्टार दूधी की दिख रही हो लेकिन लड़का जिस लेवल की किलिंग ऑरी को रेडिएट कर रहा है ये बताता है कि उसने कितनी लाइफ और डेथ सिचुएशंस का सामना किया है। ये नौजवान बस अपने क्लैन के शेल्टर में नहीं पला है। इस समय उस व्यक्ति की आंखों में जियान के लिए अप्रूवल दिखाई दे रहा था। वो पर्गेटरी हॉल का रिप्रेजेंटेटिव मनी मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें इस बच्चे को अपने पर्गेटरी हॉल के अंदर रिक्रूट करना ही होगा। ये नौजवान भविष्य में एक बहुत ही ताकतवर हथियार बनेगा। पर्गेटरी हॉल को पहले से डीमंस और गोस्ट से डील करने में काफी महारत हासिल होती है। इस वजह से भले जियान ने अपने किलिंग ऑरी को छुपा के रखा हो तभी वो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। और तो जियान के पोटेंशियल के ऊपर किसी को डाउट नहीं होता। जब पिल वैली का वो एल्डर जियान को ध्यान से देखता है कि आंखों में भी एक चमक आ गई थी। वो कहता है इस बच्चे के पास बहुत अच्छी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। ये बात तो सबको पता होती कि हाई लेवल के एल्केमिस्ट बनने के लिए
लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में हाई कल्टिवेशन चाहिए होती है, क्योंकि जो जितना ज्यादा अच्छे से फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता है उसकी प्यूरिफाइंग स्किल्स उतनी अच्छी होंगी। लेकिन सोल को कल्टिवेशन करने के मेथड्स इतने कम थे जिसकी वजह से हाई लेवल के एल्केमिस्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से जब जियान की सोल पावर को वो ओल्ड मैन सेंस करता है, वो भी जियान के बारे में प्लान्स बनाने लगता है। तभी उन लोगों में से एक ब्यूटीफुल वुमन म्यूइंग को देख के बोलती है, मुझे इस लड़की का पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है, अगर ये हमारे सेट को ज्वाइन कर लेती है तो फ्यूचर के कंपटीशन में हम काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हमारा वानो सेक्ट बहुत समय से शांत रहा है, अब हमारे रिवाइवल का समय आ गया है। इन सभी को अपने ख्याली पुलाव पकाते हुए देख चैंगयू दांती मीस के बोलते हैं, डैम इट, क्योंकि चैंगयू खुद कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। उन्हें अच्छे से पता होता है कि म्यूफंग, जियान और म्यूइंग कैसे पोटेंशियल को रखते हैं। इन चालाक लुम्बियों की नजरें इस तरीके से जियान के ग्रुप के ऊपर टिक गई होती है, ये चैंगयू को काफी अनईजी फील करवा रही थी। वहीं पे वो रिप्रेजेंटेटिव जो कि सोलोमन से आया होता है, उसकी आंखों में जहर भरा होता है, मतलब जहरीला एक्सप्रेशन। वो मनी मन में कहता है, डैम ब्रैट, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ट्विन गोस्ट टेम्पर की जान का बदला जरूर लूंगा। साफ तौर पे सोलोमन सेक्ट और गोस्ट क्रीचर्स के बीच में पहले से कुछ प्लानिंग चल रही है। वहीं पे जियान ने उनके एक प्लान पे पानी फेर दिया है। जब सभी अपने अपने दिमागों में अलग अलग प्लान तैयार कर रहे होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। हम इसमें से एक फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। जैसे ही बंदा अपीयर हुआ था, वो टेरिफाइंग रिपल स्पेस को भी दूर रखने की कोशिश कर रही थी। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली का किंग होता है, जिसे हम बोलेंगे किंग ज़्वानलिंग। कहा जाता है कि 10 साल पहले ही इस किंग ज़्वानलिंग की स्ट्रेंथ 9 स्टार दूधी से ऊपर पहुंच चुकी थी, और अब तो इसकी कल्टिवेशन और भी अनफेथमेबल हो चुकी है। इस इंसान को अपीयर होते हुए देख हिल वैली के एल्डर की वॉइस एक उठ गई होती है, लेकिन तब भी ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली को रिस्पेक्ट दिखाने की वजह से वो अपने पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करता। वो बस मनी मन में कहता है, आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। तुरंत ही पिल वैली का वो एल्डर हाथ कप करके बोलता है, किंग ज़्वानलिंग, व्हाट एन ऑनर, हमने आपके यहाँ पे मौजूद होने का सोचा नहीं था, इसलिए हम आपका पहले ही वेलकम नहीं कर पाए। पिल वैली के एल्डर को अच्छे से पता होता है एक पावरफुल फिगर से मिलने के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। किंग ज़्वानलिंग एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, मैंने सुना है इस बार के कंपटीशन में काफी इंप्रेसिव टैलेंट्स मौजूद हैं, इस वजह से मैंने सोचा क्यों न एक बार चल के देखा जाए। अगर कोई मेरे ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली को ज्वाइन करना चाहता है तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। इस बंदे की बातों को सुन के चैंगयू की आंखें डार्क हो जाती हैं। वो मनी मन में कहते हैं, शेमलेस बेस्टर्ड। सोलोमन और ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली के बीच की रिलेशनशिप है वो सबको पता होती है। पिछले कुछ समय से ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली कुछ अनजाने फैक्शन से गठबंधन कर रही है। किंग ज़्वानलिंग का इस समय यहाँ पे पहुंचना ये साफ तौर पे उसकी इंटेंशन दिखा रहा है। उसके टेरिफाइंग 9 स्टार 2 एम्पर की कल्टिवेशन और लुभावनी प्रस्तावों की वजह से मोस्ट लाइकली जियान और बाकी लोग भी उसकी तरफ चले जाएंगे, और ये चीज बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लिए डिजास्टर जैसा है, जो कि इस बार जियान और बाकियों को टारगेट कर रहे हैं। बर्निंग इंसेंस पवेलियन आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को कई सालों से रिक्रूट नहीं कर पाया है, और अगर वो कहीं जियान जैसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को खो देते हैं तो इससे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी कम हो जाएंगे। जैसे जैसे जियान के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स की आंखों में एंटिसिपेशन बढ़ती जाती है। अब समय आ गया है जब सबसे आउटस्टैंडिंग 15 कैंडिडेट अपने अपने सेक्स को चुने। किंग ज़्वानलिंग की ओवरवेलमिंग प्रेशर को फील करके जियान कहते हैं, क्या टेरिफाइंग प्रेजेंस है। भले ही उसके और किंग ज़्वानलिंग के बीच में काफी डिस्टेंस मौजूद हो, तब भी दूर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस इंटेंस प्रेशर की वजह से उसकी दिल की जम गई हो। अभी गोल्डन डैकिंग की आवाज जियान के दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 9 स्टार दूधी की नहीं बल्कि उसे काफी ऊपर पहुंच चुका है। हो सकता है कि 2 एम्पर के पीक पे पहुंच चुका हो। ये भी बात इम्पॉसिबल नहीं होगी कि इसने 2 इमोर्टल में ब्रेक थ्रू कर लिया हो। गोल्डन डैकिंग एक लो आवाज में कहते हैं, लेकिन मैं किंग ज़्वानलिंग के ऑरे में कुछ और सेंस कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है उसके ऑरे में होली फ्लेम का एसेंस मिला हो। किंग ज़्वानलिंग रिलैक्स स्माइल के साथ पूछता है, क्या आप सभी तैयार हो। रिप्लाई देने वाला सोलोमन का रिप्रेजेंटेटिव था। वो कहता है, हम जब चाहें शुरू कर सकते हैं। सबसे आगे जियान और उसके पीछे 14 लोग होते हैं, और उनके पीछे तो हंड्रेड्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने इस पॉइंट्स ग्रैबिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। किंग ज़्वानलिंग कहता है, चलो शुरू किया जाए। तुरंत एक एलिगेंट सा दिखने वाला बंदा सबके सामने अपीयर हुआ था। वो अनाउंस करते हुए बोलता है, जो यहाँ तक पहुंच पाया है उसने ज़्वान सेंटियन के सेक्स को ज्वाइन करने का राइट हासिल कर लिया है। सबसे पहले मैं आप सभी को आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ। अब आपके पास सेक्ट को चुनने का मौका है। हमारे ज़्वानटियन 3 हेवंस में 9 सुपर सेक्ट्स हैं, बर्निंग इंसेंस पवेलियन, वानहुआ पवेलियन, एंशिएंट डेसोलेट पैलेस, पर्गेटरी हॉल, सोलोमन, पुपेट पैलेस, पिल वैली, हार्टलेस पैलेस और 10,000 सोर्ड सेक्ट। इन 9 के अलावा और भी सेक्ट्स हैं, जैसे कि नाइटमेयर वैली, एस्ट्रोलॉजी वैली, पॉइजन सेक्ट, सोर्ड गॉड सेक्ट, मिंग सेक्ट। चलो सिलेक्शन शुरू किया जाए। ये सब अनाउंस करने के बाद वो व्यक्ति अपने कदमों को पीछे ले लेता है, क्योंकि डिसाइपल्स का सिलेक्शन शुरू हो चुका था। सबसे पहले आगे बढ़ने वाला होता है वो बंदा जो कंपटीशन में नंबर 100 पे आता था। अभी उसकी आंखें एक्साइटमेंट की वजह से चमक रही होती हैं। वो किंग ज़्वानलिंग की तरफ
हाथ कब करके बोलता है, सीनियर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या मैं स्वानलिंग रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर सकता हूँ। किंग स्वानलिंग जिसके चेहरे पे वो स्माइल वैसे ही बनी रही थी, उसकी आंखें उस बंदे के ऊपर जाती हैं। वो कहते हैं मिडिल स्टेज 4 स्टार दो दी। स्वानलिंग रॉयल फैमिली तुम्हारा स्वागत करती है। उस बंदे की तरफ एक लाइट बीम शूट होती है। वो अगले पल स्वानलिंग किंग के पीछे अपीयर हुआ था। इस वजह से एक्साइटमेंट की वजह से उसकी बॉडी ट्रेम्बल हो रही होती है। वो भी भरोसा नहीं कर पाता कि उसके लिए सारे खजाने के द्वार खुल चुके हैं। मतलब ऐसा उसे लग रहा था। स्वानलिंग फैमिली को ज्वाइन करके वो किंग स्वानलिंग के पीछे रेस्पेक्टफुल तरीके से खड़ा होता है। सोलोमन का वो रिप्रेजेंटेटिव चापलूसी करते हुए बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सबसे पहले स्वानलिंग रॉयल फैमिली को चूज किया जाएगा। वाह क्या लक है। किंग स्वानलिंग कहता है ठीक है आगे बढ़ो, भले इस बंदे की स्ट्रेंथ 4 स्टार दो दी की मिडिल स्टेज पे हो, इसके कॉम्पिटिशन के नंबर 100 पे आना ये इसके पोटेंशियल के बारे में बताता है। किसी भी सेट के लिए ऐसा फ्रेश टैलेंट एकदम वैल्यूएबल है। अगली एक बंदी होती है, वो तुरंत ही वानुआ पवेलियन को चूज करती है। वानुआ पवेलियन की रिप्रेजेंटेटिव नॉट करके उसे अपने पीछे बुला लेती है। ऐसे नजारे को देख के चोंगयू साय करते हैं, क्योंकि इस टैलेंट हेड में स्वानलिंग रॉयल फैमिली भी शामिल हो गई है। इस वजह से बर्निंग इंसेंस पवेलियन के ऊपर प्रेशर और बढ़ गया है। जहाँ तक बात रही पिल वैली की, उसके वास्ट नेटवर्क और रिसोर्सेज की वजह से वो किसी पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ही अच्छी जगह बन जाती है, जिसका एल्केमी में थोड़ा सा भी रुझान हो। बाकी और सेक्स के पास अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। वहीं पे बर्निंग इंसेंस पवेलियन अपनी माइंड को कल्टीवेट करने में फोकस करता है, जनरली जिस पर लोग फोकस नहीं डालते। यही रीजन है जिसकी वजह से हर साल सबसे कम और फैसिलिटी डिसेबल्स बर्निंग इंसेंस पवेलियन जाते थे। आफ्टर ऑल अपने स्पिरिचुअल स्टेट को और भी अच्छा करने की वजह लोग फाइटिंग स्किल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चोंगयू खुद से बोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सोलोमन सेक्ट और स्वानलिंग रॉयल फैमिली चीजों को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। एक नौजवान जिसने एल्केमिस्ट की रोब्स को पहन के रखा था, वो सीधा पिल वैली को ज्वाइन करता है। एक और आवाज आती है जो कि कहती है कि मैं परगटी हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये परगटी हॉल को ज्वाइन करने वाला बंदा काफी फियर्स लग रहा था। ऐसा लगता है इसकी आंखों में एक आग जल रही हो। वो कहता है मेरे माँ बाप की जान घोस्ट क्रीचर्स ने ली थी और मैं इसके बदले को लेके रहूंगा। परगटी हॉल का रिप्रेजेंटेटिव हंस के बोलते हैं बहुत अच्छे डीमन स्लेयर। परगटी हॉल का बस एक रोल होता है, वो सेक्स बैटल की जगह पे डीमंस और घोस्ट क्रीचर्स के हंटिंग पर फोकस कर देते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही डेंजरस होती है। परगटी हॉल के सारे एक्सपर्ट्स मौत और जिंदगी के पतले से धागे पे चल रहे होते हैं। अभी जिस तरीके की इनकी ड्यूटी होती है, इस वजह से जॉन सेंटियन में बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट हासिल कर चुके होते हैं। एक लड़की जिसकी आंखें एकदम दर्द से भरी हुई होती हैं, वो एक सॉरोफुल आवाज में कहती है मैं हार्टलेस पैलेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जब मैं वापस लौटूंगी तो मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करूंगी जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा था। लगता है सच में प्यार की बीमारी है। अब इसके पास हार्टलेस पैलेस को ज्वाइन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। हार्टलेस पैलेस की रिप्रेजेंटेटिव उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। वो कहती है बच्चे अपने आप को लव या फिर हेटर से कंज्यूम मत होने दो। जैसे एक और लड़की हार्टलेस पैलेस को ज्वाइन करती है, इसकी भावनाओं के सारे दागों को गाड़ दिया जाएगा, जिससे इमोशंस इसे फिर कभी परेशान न कर सके। इससे पहले वो लड़की वहीं पर रोने लगती है। हार्टलेस पैलेस के रिप्रेजेंटेटिव के इशारे पे एक सफेद रंग की रोशनी इस लड़की को उसकी तरफ खींच लेती है। हार्टलेस पैलेस की वुमन एक हल्की सी आवाज में कहती है बच्चे इधर आओ, तुमने हमें ज्वाइन करके सही किया। सीन शिफ्ट हुआ था एक बंदे के ऊपर जिसके पीठ पे एक पपेट लिपटा होता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि मेरा टैलेंट कल्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं पपेट पैलेस को ज्वाइन करना चाहूंगा। उसकी आंखें फुली डिटर्मिनेशन से भरी होती है। पपेट पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव कहता है बहुत अच्छे बेटा इधर आ जाओ। एक बंदा जिसके पास बड़ी सी रूलर होती है, वो कहता है मैं सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप को अचीव करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं वानजियानमन को ज्वाइन करूंगा। अरे वानजियानमन मतलब 10,000 सोर्ड्स एक्ट। तुरंत ही 10,000 सोर्ड्स एक्ट का रिप्रेजेंटेटिव इस बंदे को अपने पीछे बुला लेता है। एक और लड़की जिसकी आंखें एकदम दर्द से भरी हुई होती है, वो एक कांपती हुई आवाज में कहती है मुझे बचपन में ही त्याग दिया गया था। मेरे स्टेप फादर ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मुझे उसे मार के भागना पड़ा। मैं उम्मीद करूंगी कि सोलोमन सेक्ट मुझे स्वीकार करेगा। वो सोलोमन का रिप्रेजेंटेटिव जो कि नंबर 1 का दोगला था, वो तुरंत ही अपने चेहरे पे एक वार्म एक्सप्रेशन को लेके आता है। वो कहता है इधर आओ बच्चे, तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, सोलोमन में हर किसी को फैमिली मिलती है। अपने आप को स्वीकार होती हुई देख वो वुमन डीपली बाव करती है। एक हट्टा कट्टा नौजवान जिसका चेहरा एकदम डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था, एकदम चिल्ला के बोलता है मैं कभी दुखी को प्रैक्टिस नहीं कर पाया, लेकिन मैं गिव अप बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सबके सामने प्रूव कर दूंगा कि बिना दुखी को कल्टिवेट करे भी एक पावरफुल एक्सपर्ट बना जा सकता है। इस वजह से मैं एंशिएंट डेसोलेट पैलेस को ज्वाइन करना चाहूंगा। एंशिएंट डेसोलेट पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है हाँ तुमने सही कहा, बिना दुखी के भी सबसे ऊपर उठा जा सकता है, तुम्हारा हमें ज्वाइन करना बेस्ट चॉइस है। वो बंदा जाते जाते बोलते है जियान मैं एक दिन तुम्हें सरपास करूंगा। जियान को उसकी आवाज में एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। इन शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक तरीके से चैलेंज हो। जियान के दिमाग में गोल्डन टैकिंग का मैसेज पहुंचता है। वो कहते हैं ये डू चैन, लगता है इसके पास भी कुछ डीप सीक्रेट्स हैं। इस बंदे के
के बारे में जानने के लिए जियान यूरू से पूछता है ये एंशिएंट डेसोलेट पैलेस को ज्वाइन करने वाला कौन था। यूरू बताते है कि मुझे लगता है ये डूचन है। जियान कहता है डूचन, न जाने क्यों लेकिन जियान को ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति भविष्य में काफी अच्छा अचीव करने वाला है। चलो मैं तुम्हें ऑथर का एक मैसेज बताता हूँ जिसने भी इस नोवेल को लिखा है उस राइटर के हिसाब से। यहाँ पे कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इनका फ्यूचर में रोल होने वाला है। सो कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट्स कंटिन्यू। बेसिकली काफी और समय तक चीजें इस तरीके से चलती रहती है। 9 सुपर सेक्स के अलावा भी जो पावरफुल सेक्स थे ओकेजनली कुछ पार्टिसिपेंट्स उसने ज्वाइन किया करते थे। तभी आसमान में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स की संख्या पिल वैली और ज़ॉर्लिंग रॉयल फैमिली की होती है। पिल वैली को इतने सारे लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि आखिर वेल्थ और स्टेटस किसको पसंद नहीं है। वहीं पे अगर चैंगयू के पीछे देखा जाए तो उस जगह पे बस टोटल 5 लोग होते हैं। ये सारे फैक्शंस के नंबर्स में भी सबसे कम होता है। सोलोमन सेक्ट का वो 12th एनवर हंस के बोलता है, हे वाइस पैलेस मास्टर चैंगयू, लगता है इस बार भी आपके बर्निंग इंसेंस पवेलियन में ज्यादा डिसाइपल्स जाने वाले नहीं है। उसकी इस बात को सुन के उसके पीछे खड़े डिसाइपल्स हंसने लगते हैं। जब चैंगयू के पीछे खड़े नौजवान और लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखते हैं उनके दिमाग में डाउट्स आने लगे थे। ख्याल तो ये भी आता है कि क्यों ना दूसरे किसी सेक्ट को ज्वाइन कर लिया जाए। इससे पहले सोलोमन का पावर हाउस और भी परेशानी खड़ी कर पाता, चैंगयू गुस्से से भरी आवाज में कहते हैं साइलेंस। नीचे जियान जो कि इस पूरे नजारे को देख रहा था वो मनी मन में कहता है, लगता है फेंगशान पवेलियन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे फेंगशान पवेलियन मतलब बर्निंग इंसेंस पवेलियन। और तो इनके और ज़ॉर्लिंग रॉयल फैमिली और सोलोमन के बीच रिलेशनशिप हार्मोनियस नहीं लगती। भले ही जमीन पे बचे पार्टिसिपेंट्स के नंबर कम होते जा रहे हो तब भी जियान का ग्रुप एकदम काम रहता है। वो जानते थे कि उनका सिलेक्ट होना ही बस मैटर ऑफ टाइम की बात है और ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगा था। सभी के फोकस में होता है वो जिसने पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन के अंदर नंबर 2 रैंक बना के रखी थी। और जब तक जियान ने सबको पीछे नहीं छोड़ दिया। लुओ गुआंग कहता है मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन ज्वाइन करना चाहूंगा। लुओ गुआंग की बात को सुन के चैंगयू का चेहरा एकदम ब्राइट हो जाता है। उन्हें लुओ गुआंग की एक्सेप्शनल डिफेंसिव कैपेबिलिटीज याद आती है जिन्हें उसने कोर्स फॉरेस्ट में दिखाया था। भले ही अभी उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दोदी की लेट स्टेज पे हो अभी 5 स्टार दोदी उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते। ऐसे टैलेंट का बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करना ये सच में चैंगयू के लिए खुशी की बात थी। चैंगयू खुशी से भरी आवाज में कहते हैं गुड गुड गुड, लेकिन इससे पहले उनकी खुशी और भी लास्ट कर पाती है। लगता है सोलोमन के 12th एनवर को ज्यादा खुजली थी। वो कहता है हाँ फेंगशान पवेलियन ये तुम्हारे लिए अच्छा फेट नहीं है। तुम्हारे अर्थ एट्रीब्यूट की दुखी और इम्प्रेसिव डिफेंस को देखते हुए तुम्हारा एंशिएंट डेसोलेट पैलेस को ज्वाइन करना अच्छा होगा। चैंगयू फ्यूरियस वॉइस में बोलते हैं 12th एनवर तुम ज्यादा बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। अपने मन के फैक्शन को ज्वाइन करना पार्टिसिपेंट के हक की बात है। सोलोमन सेक्ट का वो पावर हाउस डिस्टेंटफुल आवाज में कहता है हाँ मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा था, आपको इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। वाइस पवेलियन मास्टर आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। इससे पहले चैंगयू मार्कआउट शुरू कर पाते लुओ गुआंग डिटर्मिनेशन के साथ हाथ कप करके बोलता है सीनियर आपको मुझे गाइड करने का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं डिसीजन ले चुका हूँ, मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन ही ज्वाइन करूंगा। ये कह के लुओ गुआंग सीधा चैंगयू के पीछे अपीयर हुआ था। कोर्स फॉरेस्ट की बैटल के अंदर लुओ गुआंग और वो लड़की जिसकी रैंक लुओ गुआंग के पीछे होती है दोनों ही साथ में काम करते हैं। लुओ गुआंग अपनी डिफेंसिव एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा था और अटैक को संभाल रही थी वो लड़की। तभी सीधे दूसरी लड़की की तरफ जाता है। इसके हाथों में स्नेक्स लिपटे होते हैं। इस टाइम वो अपने लोअर लिप को बाइट कर रही थी और जब उसकी आंखें ज़ॉर्लिंग किंग और सोलोमन के ऊपर से गुजरती है उनमें एक हल्की सी हेट्रेड मालूम पड़ती है, मतलब नफरत। जब वो लड़की सामने आई थी तब तक इंडिफरेंट बिहेव कर रहा वो ज़ॉर्लिंग किंग फाइनली अपनी आंखें नैरो करता है। उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो लड़की कहती है मैं भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करना चाहूंगी। इस लड़की का नाम होता है ग्रीन फ्लूट। इसकी स्ट्रेंथ लेस्ट 4 स्टार 2 एम्परर की थी। ये वही लड़की होती है जिसकी जियान से मिलने की इच्छा थी। जैसे ग्रीन फ्लूट के ऊपर उसका फोकस गया था जियान को अपनी बॉडी के अंदर हल्की सी मूवमेंट महसूस होती है। ये उसका ब्लड रिएक्ट कर रहा था। ऐसी फ्लक्चुएशन एक कनेक्शन को बताती है। जियान को इस लड़की से एक जुड़ाव महसूस होता है। तुरंत जियान की भौं सिकुड़ गई थी। अभी शाओ फैमिली की सबसे पावरफुल ब्लड लाइन जियान के पास है और काफी लंबे समय तक रिफाइन होने की वजह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन और गो क्लैन की ब्लड लाइन भी काफी प्योर हो चुकी है। जियान मनी मन में कहता क्या ये काइलिन की वजह से है, क्योंकि जियान और काइलिन की शादी हो चुकी होती है। ये बिल्कुल पॉसिबल बात है कि जियान के शरीर के अंदर काइलिन का ब्लड हो और जैसा इस फ्लक्चुएशन का नेचर था इसका मेडुसा से कनेक्शन बड़ी बात नहीं है। इस लड़की को फेंगशान पवेलियन ज्वाइन करते हुए देख वो सोलोमन का 12th एनवॉय बोलता है क्या फेंगशान पवेलियन अब फाइनली फीमेल डिसाइपल्स को स्वीकार करने लगा है। इसके जवाब में चैंगयू बोलते हैं तुम इन चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, आखिरकार वो सब पास्ट की बात है। कोई जवाब न होने की वजह से सोलोमन का पावर हाउस बस हल्का सा स्नॉट करके शांत हो जाता है। लेकिन अभी ज़ॉर्लिंग किंग की आंखों में एक अजीब सी लाइट फ्लैश होने लगी थी। इससे पहले ग्रीन फ्रूट चैंगयू के पीछे जा पाती ज़ॉर्लिंग किंग की किलिंग इंटेंट से भरी आवाज
इस पूरे एरिया में गूंजती है। वो कहता है वहीं पर रुक जाओ। बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से एक ओवरवेलमिंग प्रेशर रिलीज हुआ था। वो कहता है तुम मिस्टीरियस स्प्रेड कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न डेजर्ट के मेड्यूसा क्लैन से बिलोंग करती हो, राइट? आखिर तुम्हारे स्नेक पीपल का हम इंसानों के बीच घुसपैठ करने का क्या रीजन है, मुझे जल्दी से बताओ। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो। अचानक से शॉर्लिंग किंग की आंखें शार्प हो गई थी। ये क्लियरली निगोशिएशन के लिए कोई रूम नहीं छोड़ रहा है। अभी तक आसमान में बाकी के पावर हाउस शांत थे, लेकिन शॉर्लिंग किंग की बात को सुन के वो भी ग्रीन फ्रूट के ऊपर फोकस करते हैं। ये बात तो साफ हो चुकी है कि ईस्टर्न डोमेन के मेड्यूसा क्लैन से शॉर्लिंग रॉयल फैमिली कई बार टकरा चुकी है। इस वजह से शॉर्लिंग किंग को ऐसा लगता है कि उसकी नाक के नीचे किसी भी स्नेक पीपल का इंसानी सेक्ट को ज्वाइन करना ये साफ तौर पे एक प्रोवोकेशन है, मतलब चुनौती देना है। जब अचानक से शॉर्लिंग रॉयल किंग का पूरा ऑपरेसिव ऑरा ग्रीन फ्रूट के ऊपर फोकस होता है, उसे तुरंत ही सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वो तेजी से खांसने लगी थी। वो तभी प्रेशर को सहती हुई डिटर्मिनेशन से और आवाज में कहती है, आखिर कौन कहता है कि स्नेक ट्राइब के मेंबर्स इंसानों के सेक्स को ज्वाइन नहीं कर सकते? इस रूल को किसने सेट किया? ग्रीन फ्रूट को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख शॉर्लिंग रॉयल किंग की आंखें कोल्ड हो जाती है। वो कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता है स्नेक पीपल ह्यूमन सेक्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पे आई गई हो तो फिर तुम्हें मरना होगा। जैसे शॉर्लिंग किंग बोलना बंद करता है, ऐसा लगता है चारों तरफ बर्फ जम गई हो। ये उसका कोल्ड किलिंग इंटेंट था। ग्रीन फ्रूट के हाथों में जो स्नेक्स लिपटे हुए होते हैं वो शॉर्लिंग किंग की तरफ देख के हिसिंग साउंड्स निकालने लगते हैं। इंसाफों की आंखें नफरत से भरी होती हैं। बात ऐसी थी कि ग्रीन फ्रूट को स्नेक पीपल ने नहीं बल्कि इंसानों ने पाला था। वो कुछ समय पहले स्नेक ट्राइब से मिल पाई है। इस वजह से ग्रीन फ्रूट को पता होता है कि शॉर्लिंग रॉयल फैमिली और स्नेक ट्राइब के बीच में कितनी गहरी दुश्मनी है। दोनों आग और पानी जैसे हैं। इस वजह से भले ग्रीन फ्रूट अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, शॉर्लिंग रॉयल फैमिली के ऑरे को फील करके उसकी ब्लड लाइन रिएक्ट करने लगती है। ग्रीन फ्रूट की आंखें भी तुरंत ही कोल्ड हो जाती है। अचानक से बिना किसी चेतावनी के शॉर्लिंग किंग पावरफुल लाइट बीम को ग्रीन फ्रूट की तरफ शूट कर देता है। इस कैजुअल से दिखने वाले अटैक के पीछे एक टेरिफाइंग पावर छिपी होती है। अगर अटैक ग्रीन फ्रूट से टकरा जाता है तो उसका काम तो आम होना तय हो जाएगा। आखिरकार एक पीक 9 स्टार दोदी पावर हाउस का अटैक है। उसकी कैजुअल स्ट्राइक को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जब लगी रहा था ग्रीन फ्रूट बचने वाली नहीं है, तभी चैंगी उसके बगल में अपीयर होते हैं। उनकी फायरी रेड दुकी इस सारे अटैक से बूम के साउंड से टकरा जाती है। भले ही दूर से देखने पर ऐसा लग रहा हो कि चैंगी ने इस अटैक को काफी आसानी से पैरी कर दिया हो, लेकिन सच्चाई चैंगी को ही पता होती है। उस एनर्जी बीम की बैकलैश की वजह से उनका पूरा लेफ्ट हैंड नम हो चुका था। ऑल्दो शॉर्लिंग किंग का एक कैजुअल अटैक होता है, लेकिन इसे रोकने के लिए चैंगी को लगभग अपनी आधी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपने अटैक को रोकते हुए देख शॉर्लिंग किंग एक डिस्प्लेजर से भरी आवाज में कहता है, चैंगी तुम क्या कर रहे हो? ये मैटर मेरे और स्नेक ट्राइब के बीच का है। क्या तुम इसमें सच में इंटरवीन करना चाहते हो? ऑल्दो शॉर्लिंग किंग की स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, तब भी चैंगी के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं। वो एक काम आवाज में कहते हैं, चाहे उसका पास्ट कैसा भी रहा हो, इस लड़की ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके हमारे सेक्स को ज्वाइन करने का राइट हासिल कर लिया है, और अब क्योंकि ये मेरे फैक्शन पवेलियन का पार्ट बनना चाहती है तो मैं आखिर इसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं करूंगा। चैंग की आंखों में इस रिजॉल्व को देख के शॉर्लिंग किंग समझ जाता है कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। वो एक और गुस्से से भरी आवाज में कहता है, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे बीच में आने से हमारे फैक्शंस के बीच की रिलेशनशिप खराब हो सकती है? और क्या तुम स्नेक ट्राइब और शॉर्लिंग रॉयल फैमिली की दुश्मनी के बारे में नहीं जानते हो? चैंग कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप सभी ग्रीन फ्रूट के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से सर्च कर सकते हो। भले इसकी ब्लड लाइन स्नेक ट्राइब की हो, लेकिन उसे इंसानों के द्वारा पाला बड़ा किया गया है और उसने आज तक किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई है। शॉर्लिंग किंग, क्या आप सच में इस बच्ची को बस उसकी ब्लड लाइन की वजह से मारना चाहते हो? चोंग को बताता कि इस समय वो शॉर्लिंग रॉयल किंग के मैच नहीं है। इस वजह से उसे रीजन करते हुए बोलते हैं, अगर हम इसे बस इसकी ब्लड लाइन के बेस पे जज करते हैं तो हमारे और मैजिकल बीस्ट के बीच में क्या फर्क रह जाएगा? ये सुन के शॉर्लिंग किंग की आंखें कोल्ड हो गई थी। वो तेजी से हंस के बोलते हैं, हा हा हा, क्या चैंग, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी पीक 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ के साथ तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकते हो? ये सुनने के बाद भी चैंग बिल्कुल पीछे नहीं हटते। वो कहते क्यों ना तुम एक बार ट्राई कर लो। चैंग के स्ट्रेंथ से साफ तौर पे मालूम पड़ता है कि अगर शॉर्लिंग किंग यहाँ पे एक्शन लेता है, चैंग बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले, चाहे भले ही उसकी वजह से उन्हें सीरियसली इंजर्ड क्यों ना होना पड़े। फाइनली शॉर्लिंग की कीबॉय सिकुड़ जाती है। वो चैंग के चेहरे को देख के बता सकता था कि वो ग्रीन फ्रूट को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। अगर शॉर्लिंग किंग तब भी पुश करता है, ये चीज एक बड़ी स्केल के वॉर का रूप ले सकती है, जो कि शॉर्लिंग किंग अभी बिल्कुल नहीं चाहता। हालांकि सबको पता होता है कि शॉर्लिंग रॉयल फैमिली और बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बीच की रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे टकराते हैं तो फिर दोनों ही घायल और कमजोर हो जाएंगे। दूसरी तरफ बाकी के आर्ट ऑफ सुपर सेक्स इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाने वाले। इस मैटर के बारे में कुछ और देर सोचने के बाद शॉर्लिंग किंग फाइनली अपने कदमों को पीछे लेने का फैसला लेता है। हवा में ऐसी टेंशन को देख के 10,000 सोर्ड सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव बीच में आके बोलता है, जेंटलमैन शांत
हो जाइए। आज हम अपने सेक्स के नए डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहे हैं, इस वजह से हमें नई दुश्मनियों को दूर रखना होगा। वन जनवन के रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हुए देख चेंग यू और ज़ोलनिंग दोनों स्टॉर्ट करके अपनी अपनी जगह पे वापस लौट जाते हैं। ज़ोलनिंग खुद से बोलता है, चेंग यू मैं इस मैटर को याद रखूंगा, एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी सोलोमन सैका वो रिप्रेजेंट उस ज़ोलनिंग के कानों में कुछ कहता है, जैसे उसके चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया था। दूसरी तरफ ग्रीन फ्लूट चेंग यू की तरफ बाव करके बोलती है, सीनियर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। चेंग यू कहते हैं कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी। वो जस्ट ग्रीन फ्लूट को लेके अपनी जगह पे जा ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि ग्रीन फ्लूट की नजर एक जगह पे टिकी हुई है। वो फिगर और कोई नहीं बल्कि जियान था। ग्रीन फ्लूट एक हल्की आवाज में कहती है, आखिर तुम्हारे पास मेरे जैसा ऑरा क्यों है? ये सुन के जियान के हाव वैसे ही रहते हैं। वो कहता है मैं अभी इसकी डिटेल्स के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये वो नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जियान को भी ऐसा लगता है जैसे काइलिन उससे बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जब वो जगह पे आया था उसे काइलिन की सोल जेड में से एक्टिविटी महसूस होती है। हालांकि तब जियान ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्रीन फ्लूट के पास स्नेक ट्राइब की ब्लड लाइन है, तो हो सकता है कि मेडुसा की जानकारी उसके पास हो। वो मन ही मन में सोचता है, लगता है मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए इस लड़की से बाद में बात करनी पड़ेगी। चलो अच्छी बात यह है कि ये भी फैंक्शन पवेलियन को ज्वाइन कर रही है, इससे चीजें और भी आसान हो जाएंगी। जब जियान उस ऑरे को बिल्कुल डिनाई नहीं करता, हम ग्रीन फ्लूट को नोट करते हुए देखते हैं। उसका जियान के ऊपर सस्पिशन था, अब वो कंफर्म हो चुका है। वो ये समझ चुकी थी कि जियान के पास जो ब्लड लाइन है वो उसने एक ट्राइब के किसी मेंबर को मारने के बाद हासिल नहीं करी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो फ्लक्चुएशंस और भी वायलेंट होती। ग्रीन फ्लूट फाइनली एक स्माइल के साथ बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन में इंतजार करूंगी। बिना हेजिटेशन के वो सीधा चोंग यू के पीछे खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ जो ग्रीन फ्लूट ने बोला था उससे चेंग यू के चेहरे पे भी सरप्राइज भर गया होता है, क्योंकि अगर जियान जैसा टैलेंट बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करता है तो नेक्स्ट कंपटीशन में उनके चांसेस और भी अच्छे हो जाएंगे। भले इस साइड चेंग यू के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हो, लेकिन ये सेम ज़ोलनिंग के लिए कहा नहीं जा सकता। जब वो ग्रीन फ्लूट को जियान से बात करते हुए देखता है उसके अंदर से एक बुरी फीलिंग आती है। वो धीमीस की बोलता है, डैम स्नेक पीपल। भले ही जियान ने इस कंपटीशन को जीत लिया हो, तब भी ज़ोलनिंग को उन बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता जो कि जियान के बारे में फैलाई जा रही हैं, स्पेशली उसके ट्विन गोस्ट टेम्पर को हराने की। लेकिन बात ऐसी भी नहीं होती है कि ज़ोलनिंग जियान को अपने हाथों से जाने देना चाह रहा था। वो मनी मन में कहते लगता है मुझे अपने ऑफर्स को बढ़ाना होगा। वो फाइनली एक तेज आवाज में बोलते हैं, जियान क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे? अभी बुड़बक ये सवाल क्यों पूछ रहा है ये तो यही जाने, क्योंकि जियान की ग्रीन फ्लूट से बात करने से ये चीजें पहले ही समझ पा रहा होगा। खैर जो भी हो, नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हमें 9 सुपर सेक्स की 9 अट्रैक्टिव कंडीशंस मालूम पड़ेंगी, और डोंट वरी नेक्स्ट एपिसोड में जियान एक सेक्ट को ज्वाइन कर चुका होगा। अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे फ्यूचर में आने वाला कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप अभी ओपन है, तो अगर अर्ली एक्सेस एंजॉय करना चाहते हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। वैसे आई गेस नीचे सब्सक्राइब के बटन के साइड में भी मिल रहा होगा, खैर वो अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपके पास इस एपिसोड से लेके कोई भी सवाल या कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।